हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल KFA लीगल। माय नेम इज उज्जवल दीक्षित और हम लोग कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में। क्योंकि क्लैट पीजी में इतना डिटेल में आना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको आइडिया तो हो। ऐसा ना हो कि सामने क्वेश्चन आप अब्बा जब्बा रब्बा कर रहे हो, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग रिजोल्यूशन प्लान करेंगे और लिक्विडेशन करेंगे। लगभग कॉन्सेप्ट के तौर पे खत्म हो जाएगा। फिर मैं एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट केसेस होंगे। अब आपको समझ में आने लगेगा कि उस केस में क्या कहा गया था। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक टर्म्स पता है, पूरे प्रोसेस को पता है आपको। ठीक है, तो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि अपने बैंक से लोन, देखिए ये आदमी था, इसको चुल मची थी कि मुझे कंपनी खोलनी है, तो वो कंपनी उन्होंने खोली। इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया। ये हो गए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। इन्होंने लेबर मंगाए, रॉ मटेरियल मंगाया, ये हो गए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ठीक है भाई, अपना कॉर्पोरेट डेटर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 1 करोड़ का डिफॉल्ट हो गया। 1 करोड़ रुपए इसको देने, तो ये नहीं दे पाया। मिनिमम 1 करोड़ से कम है तो फिर आगे मूव नहीं करेंगे, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा है तो आगे मूव होता है। अब जब नहीं पैसा दे पाया तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने एनसीएलटी में एप्लीकेशन मूव किया सीआईआरपी चालू करने के लिए। तो इसमें इनको क्या दिखाना पड़ता है कि एक डेट थी। अच्छा, आप लोग, किसी ने कहा कि डेट क्या होता है? इसको डेप्ट नहीं पढ़ते हैं भाई मेरे, इसको डेट ही पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं भी आईसीएससी बोर्ड से पढ़ा हूं, इतनी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी ऐसे तो मत मैसेज करो कि डेथ क्या होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 9 जो है उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स मूव करेंगे और सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करके करेंगे। सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको एक नोटिस भेजना होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, इन लोगों को। और ये लोग जो आप कॉर्पोरेट डेटर हैं, जिसके ऊपर एक तरीके का कर्ज है, वो उनको वापस रिप्लाई भेजता है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट हुआ या फिर पेमेंट हो चुका है तो एनसीएलटी इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती है, नहीं तो कर लेती है। पिछले वीडियोस देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए छोटे में कर रहा हूं। एक बार एनसीएलटी एप्लीकेशन एडमिट कर लेती है, लीगल पॉज लग जाता है सेक्शन 14 में, जिसको हम लोग मोरेटोरियम कहते हैं। ये मोरेटोरियम लग गया तो मतलब कि ब्रीथिंग स्पेस मिल गया कि अब भाई सांस ले लो, अब देखते हैं कंपनी का करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, चीजें कैसे करनी है। एक बार ये लीगल पॉज लग गया तो अपने आईआरपी भाई आ जाते हैं। आईआरपी कौन होता है? ये होता है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये एडमिनिस्ट्रेशन इनको हटाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर देता है और कहता है मैं अब चलाऊंगा, भाई तुम्हारा गाड़ी चलाएगा। ठीक है, लीगल पॉज लग जाता है। हाँ, ये हो गया, आईआरपी आ गया। आईआरपी इसी के साथ क्या करता है? क्लेम्स मंगाता है। क्योंकि आईआरपी डिसीजन नहीं लेता है, आईआरपी कहता है कि जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिनका पैसा इसमें लगा हुआ है, ओजी भाई, ओसी भाई नहीं, ये तो मजदूर हैं, जो बैंक वाले हैं, ये जो भी लोग हैं, ये आइए और डिसीजन लीजिए कि आगे करना क्या है। इसीलिए आईआरपी जो है वो क्लेम्स मंगाता है इनसे और कहता है, जब ये लोग क्लेम सबमिट करते हैं उसको अप्रूव करता है और फिर इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को सीओसी का पार्ट बना देता है। अब सीओसी डिसीजन मेकिंग बॉडी हो जाती है, तो जिसने इसको अपॉइंट किया पहले वो उसी के पैर काटती है, आईआरपी को आरपी बनाती है। ठीक है, चेंज भी कर सकती है, नहीं भी चेंज कर सकती है। तो वही आदमी आरपी की तरफ पे कंटिन्यू करता है। अब ये आरपी भाई जो हैं, ये क्या करते हैं? ये एक तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं कंपनी का और दूसरा रिजोल्यूशन प्लान मंगाते हैं। रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है कि कैसे इस कंपनी को आगे बढ़ाना है, क्या इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और अगर रिजोल्यूशन प्लान नहीं बन पाता है तो फिर इसको बेच बाच के आगे बढ़ा जाता है जीवन में। ठीक है, तो आज हम लोग यही बेचा बाची पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन प्लान को और लिक्विडेशन को। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ये बैकग्राउंड था थोड़ा, तो देख लीजिए। बाकी हम लोग कर चुके हैं, तो अब सीधा रिजोल्यूशन प्लान पे आते हैं। वेयर इज रिजोल्यूशन प्लान? अरे भगवान राम, कहाँ गए भाई? मुझे ही नहीं दिख रहा है, क्या आपको भी नहीं दिख रहा है? हाँ, रिजोल्यूशन प्लान प्रोसेस देखो होता क्या है, कैसे रिजोल्यूशन होता है। मैंने आपको बताया कि आरपी भाई जो हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं, वो इनवाइट करते हैं कि आइए भाई प्लान दीजिए। फिर आईएम शेयर किया जाता है पोस्ट एनडीए। तो आईएम मतलब होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसमें सब चीजें लिखी होती हैं, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, कंपनी कैसे चलेगी। एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये बीजेपी वाली एनडीए नहीं है, ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो एक बात आइए, प्लान कैसे बनाऊंगा मैं? आपको कैसे सजेस्ट करूंगा कि आपकी कंपनी को रिवाइव करना है कैसे, जब मुझे पता ही नहीं कि उसमें है क्या। और अगर मैं कंपनी का सब कुछ आपको बता दे रहा हूं विदाउट एनडीए, तो फिर आप मेरी कंपनी का बंटाधार कर देंगे। इसीलिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है एक। और उसके बाद मैं बताता हूं कि आरपी जो होता है वो बताता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बताता है सब लोगों को जो भी आते हैं कि मैं रिजोल्यूशन प्लान दूंगा, मैं दूंगा, उनको बताते हैं कि ये मेरे एसेट हैं, ये लायबिलिटी है, बताओ कैसे रिवाइव किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं, प्लान को सबमिट किया जाता है। आरपी चेक करता है 32 की कंडीशन। 32 की कंडीशंस क्या है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद अगर 32 की कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो जो अपना क्रेडिट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स थी, ये इसको अप्रूव करती है, ये इवेल्युएट करती है। और 66% वोटिंग कंपनी
कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो 66% की वोटिंग करती, मतलब 66% की मेजोरिटी जो होती है उसके साथ इस प्लान को अप्रूव करती है। अगर 66% लोग जो हैं वो उसके पक्ष में हैं तो प्लान अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और 66% कैसे होते हैं, ये आपके नंबर के हिसाब से नहीं होते कि 5 हैं, 5 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो सीओसी में, नहीं, ये उनकी डेट कितनी है, उन्होंने कितना पैसा उसमें लगाया है। अगर किसी ने 50% लगाया है और 4 लोग हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि 25% सबकी वोटिंग राइट होंगे, एक के 50% होंगे, बाकी दोनों के 25 होंगे। तो इन प्रोपोर्शन टू द डेट, इन प्रोपोर्शन टू द लोन विच दे हैव गिवन टू दैट क्या कहेंगे कंपनी, उस हिसाब से इनकी वोटिंग राइट्स होते हैं। तो 66% अप्रूवल अगर कर देते हैं तो जो अपना रिजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव हो जाता है, और इसके बाद एनसीएलटी में सबमिट किया जाता है ये, और एनसीएलटी अगर उसको अप्रूव कर देती है तो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब ये जो मैंने कहा था आरपी कंडीशंस देखता है, ये कौन सी कंडीशन होती हैं। अब देखो आपको एक बात बताऊं मैं कि रिजोल्यूशन प्लान का मतलब क्या है। रिजोल्यूशन प्लान का मतलब है कि भाई एक कंपनी थी, ये इसका बर्बाद हो रही थी ये पूरी, अब इसको मैं एक प्लान लाया हूं जिससे मैं इसे चलाऊंगा, ठीक है, मैं इसे चलाऊंगा। तो इसमें किसका इंटरेस्ट है, जिन लोगों ने पैसा लगाया था, जिनकी कंपनी थी। अब आप याद करिए कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन थे, ये कंपनी थी, मैं इसको रिवाइव करना चाहता हूं, तो इससे फायदा किसको होगा, इससे फायदा इनको होगा, इनको पैसा मिलेगा। अरे ये मजदूर भाई को क्या दिक्कत है, तुम बेच के दो चाहे कैसे भी दो। तो हो सकता है ऐसा कोट, ऐसा लोगों को लगा कि हो सकता है कि ये जो कंपनी जो और सीओसी में कौन है, सीओसी में कौन है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो चाहते हैं कि कंपनी चले ताकि फायदा हो। भाई देखो कोई भी अपना पैसा कहीं पड़ा रहना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पास पैसा था, मैंने किसी कंपनी में लगाया तो बंद ना हो, अगर चल सकती है तो चले, कुछ फायदा ही देगी। लेकिन वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं, वहां जो लेबर काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी कंपनी चले ना चले, मेरा पैसा दो, भाड़ में जाओ। तो ऐसा कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक ऐसा रिजोल्यूशन प्लान लाते हैं जिसमें ये डाल देते हैं कि अभी किसी को हम तनख्वाह नहीं देंगे, अभी किसी को हम कुछ नहीं देंगे, और इस तरीके से हम इस पैसे से कंपनी को रिवाइव करेंगे और फिर सबको पे कर देंगे। इससे इनका तो फायदा है क्योंकि ये ठीक है, ये झेल सकते हैं। ये मजदूर भाई क्या करें, उनको लग रहा है तुम्हारी चले ना चले, भाड़ में जाए। तो इसीलिए रिजोल्यूशन प्लान्स में कुछ होना चाहिए, कुछ चीजें इसेंशियल हैं। वो क्या क्या इसेंशियल हैं वो बताता हूं। सबसे पहले तो वो जो आईआरपी और आरपी है उसकी तनख्वाह दे दें, ये होना चाहिए कि कैसे आप तनख्वाह देंगे तभी रिवाइव करिए जाके बाकी पैसों से। दूसरा मिनिमम लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है कि आज अगर कंपनी बेच दी जाए तो कितना पैसा मिलेगा और उसमें से कितना पैसा ओसी को मिलेगा। तो जो मिनिमम, अगर आप रिजोल्यूशन प्लान लाके कंपनी को रिवाइव भी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी मजदूर को उसका पैसा पूरा दे दो जितना आज तुम बेच के देते, फिर अपनी कंपनी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो द रिजोल्यूशन प्लान मस्ट प्रोवाइड मिनिमम लिक्विडेशन वैल्यू टू ओसीज। उसके साथ ही प्रोवाइड लिक्विडेशन वैल्यू टू डिसेंटिंग एफसीज। डिसेंटिंग एफसी कौन होते हैं, जब वोटिंग हो रही है तो आपको पता था कि 66% वोट चाहिए होते हैं। अगर मान लो 70% वोट पड़े और 30% खिलाफ पड़े थे तो भाई 30% वाले तो नहीं चाहते थे ना कि ये चले। तो वहां पर यह भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो लिक्विडेशन वैल्यू इनकी होती वो भी इन्हें मिले। ये मेक श्योर करना होता है कि ऐसा नहीं है कि इनका भी ध्यान ना रखा जाए। फिर स्टेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डिस्क्राइब इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, और कोई भी लॉ को वायलेट ना कर रहा हो वो रिजोल्यूशन प्लान। ये बेसिक चीजें होती हैं। ये रिजोल्यूशन प्लान सेक्शन 31 में दे रखा है किस किस पर बाइंडिंग होता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा और थोड़ी रीडिंग भी कर लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। इसलिए ये सीडी पे होता है, कॉर्पोरेट डेटर जो होता है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स पे होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे होता है, शेयर होल्डर्स पे होता है, एम्प्लॉयज पे होता है। और घनश्याम मिश्रा का एक केस था जिसमें इसको गारंटर्स पर भी अप्लाई करने के लिए कह दिया था कि ये बाइंडिंग होगा अगर एक बार सीओसी ने एक्सेप्ट कर लिया एनसीएलटी से अप्रूव करा के कि इस तरीके से इस प्लान से हम इस कंपनी को रिवाइव करेंगे, दिस इज आवर रिजोल्यूशन प्लान, देन इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल दीज पीपल प्रोवाइडेड वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो एक तो ये हो गया कि कंपनी बंटाधार हो रहा था, एनसीएलटी में गए, एनसीएलटी ने आईआरपी अप्रूव कराया, ठीक है, एनसीएलटी गए, एनसीएलटी ने एडमिट किया एप्लीकेशन, पॉज लगाया, आईआरपी अपॉइंट हुआ, सीओसी उसने बनाई, सीओसी ने बहुत अच्छा काम किया और एप्लीकेशन सब कुछ मंगाए और आईआरपी ने मंगाए और उसके साथ एक प्लान आया जिस प्लान को अप्रूव कर दिया गया, कहा कि एक और मौका देते हैं इसको, ठीक है, एक और मौका दिया जाए इसको। एक ये हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सीओसी कहे कि नहीं यार, कुछ होता है ना, कुछ चीजें ऐसे टूट जाती हैं जो जोड़ी नहीं जा सकती हैं। तो ऐसे कुछ टूट गई हैं कि अब लिक्विडेशन होना पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, खत्म करो यार, अब चल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा बेचो इसको।
ठीक है, ये कब होता है ये हम लोग अब पढ़ते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा यार, एक रीडिंग मान लीजिएगा। अब मैं पढ़ाने बैठूंगा तो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लिक्विडेशन कहाँ पे है भाई? लिक्विडेशन देखो सेक्शन 33 से 54 में दे रखा है। कब होता है? जब रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव ना हो। सीओसी जो है वो खुद ही वोट कर दे। ये बात मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कभी भी लिक्विडेशन के लिए वोट कर सकती है। अगर उसने 66% के साथ कह दिया नहीं लिक्विडेशन करो, बेचो बेचो खत्म करो, तो बेचना पड़ेगा। तो या तो प्लान अप्रूव ना हो, या फिर कमिटी जो है लिक्विडेशन के लिए वोट कर दे, या फिर कमिटी ने रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन जब उसने एनसीएलटी के अप्रूवल के लिए भेजा तो एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया। तो इन 3 कंडीशन में लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन कोई बड़ा चीज नहीं होती। लिक्विडेशन का मतलब क्या है कि बेची जाएगी कंपनी, ठीक है, और सबको पैसा दे दे के खत्म करा जाएगा। अब प्रोसेस क्या होता है? जैसे ही हुआ कि लिक्विडेशन होगा तो आरपी भाई जो अपने थे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भाई, जो पहले इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल थे, सीओसी ने उनको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दिया, वो लिक्विडेटर बन जाते हैं कि अब हम बेचेंगे भाई, अब बेचने जा रहे हैं। वो क्लेम सबके वेरीफाई करते हैं कि किसका कितना पैसा लगा था, एसेट को सेल करते हैं और फिर सब में बांट देते हैं। अब कैसे बांटेंगे उसके ऊपर एक पूरा सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 53, और इसी को कहा जाता है वाटरफॉल मैकेनिज्म। बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन इसका सिंपल चीज मैं बता दे रहा हूं। इसमें कैटेगरीज में बांट दिया गया है। मान लीजिए यहां पे मैं आपको समझा ही देता हूं फिर ले चलता हूं। ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, ठीक है। इसमें 2 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, इसमें 4 लोग हैं। 100 रुपए की कंपनी बिकी। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इनके अगर 30 रुपए थे तो इनको 30 रुपए दिए जाएंगे। छोड़ो, इनके अगर 60 रुपए थे तो इनको 60 रुपए पहले दिए जाएंगे। फिर बाकी बचा हुआ अगर इनके 20 रुपए थे तो इनको दिए जाएंगे, और अगर इनके 40 रुपए थे तो इनको ही देके खत्म किया जाएगा, नहीं तो फिर इनके पास आएगा। मोटा मोटा ये समझिए आप, ठीक है। डिटेल्स हैं, चीजें हैं, लेकिन यही है वाटरफॉल मैकेनिज्म। जैसे पानी गिरता है वैसे ही गिर रहा है कि जितना पहली कैटेगरी में आएगा पहले उसको हम सेटिस्फाई करेंगे, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, ऐसे सेटिस्फाई करते हुए हम जाएंगे। ये नहीं है कि सबको बराबरी बराबरी का मिल जाएगा, सबको उसका मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैटेगरी कौन कौन सी है ये सब दे रखी है। सेक्शन 53 provides a priority order for distributing liquidation proceed. Funds move top down and lower category gets payment only after higher categories are fully satisfied. A satisfy है तभी B C के पास आ रहा है, B satisfy है तभी C के पास आ रहा है, जो मैंने अभी आपको समझाया। IBC override all on conflicting law, ये सेक्शन 238 इंपॉर्टेंट है। Why it is needed to ensure fair, predictable, non-arbitrary, ये पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है क्या। अब ये प्रायोरिटी का स्ट्रक्चर है। पहले IRP CIRP अपने भाई ये ले जाते हैं और लिक्विडेशन का कॉस्ट जाता है। फिर सिक्योर क्रेडिटर ले जाते हैं और वर्कमैन का ड्यू जो 24 महीने का होता है वो जाता है। फिर एम्प्लॉयज का ड्यू जाता है, फिर अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को मिलता है, फिर गवर्नमेंट ड्यूज, और इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से मिलता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है ये लिस्ट, लेकिन देख लीजिएगा कि भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले मिल रहा है, ठीक है, वर्कमैन को पहले मिल रहा है, उसके बाद इंप्लॉय को मिल रहा है। सबसे पहले प्रायोरिटी कौन रहता है भाई? जिसने पूरी कंपनी को संभाला था जब तुम बर्बाद करने वाले थे। तो ये सब चीजें जब आप देख लेंगे, ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, पूरी लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अपना ये पूरा प्रोसेस खत्म हुआ। हम लोग ने यहां से शुरू किया था, कहां से? यहां से, और यहां पे खत्म हुआ। ये वीडियोस मैंने इसलिए बनाए छोटे छोटे ताकि आपको आईबीसी पता चल जाए। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता था कि ये बैंक से रिलेटेड है कि ये किससे रिलेटेड है। ये आईबीसी नाम ही नहीं समझ में आ रहा था। और फिर अगर कोई केस आ जाता है तो आप कैसे पढ़ेंगे? अब उसमें केस आ गया कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की ये पावर है, आपको पता ही नहीं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है क्या, आपको पता ही नहीं आईआरपी है क्या, आपको पता ही नहीं लिक्विडेशन क्या होता है, रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है। अब आपका बेस तैयार हो गया है, नींव पड़ गई है। अब जब हम केस करेंगे, इसके 4-5 इंपॉर्टेंट केस हैं, उनको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। तब आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कोई फारसी पढ़ रहा हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।